I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ऐसी कोई नई बात यूनियन बजट में नजर नहीं आई है। और जो समाजवादी पार्टी का आज क्योंकि बजट पेश हुआ है, ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा, वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाए, क्योंकि अभी भी जो लोग जो कुंभ में नहाने आए थे वो भटक रहे हैं और वो अपने परिवारजनों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जो गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वह आंकड़े निकाले कि आखिरकार कितने लोगों की मृत्यु हुई है कुंभ में और क्या वजह रही है, और क्या यह सरकार जो दोषी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी। मैं कहूँगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है, ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू करते हैं और आम आदमी का बजट अनाउंस होता है। तो बिहार भी उम्मीद कर रहा होगा। बाकी सारा विस्तार से, महिलाएं हों, हमारे किसान हों, युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम हो, हम उन सबको पहले देखूंगी, पर उम्मीद करती हूँ उन सबको ध्यान में रखकर, जैसे मैंने आज सवेरे भी कहा था, उनका 8th रिकॉर्ड टर्म कंसेक्यूटिव बजट है, वो रिकॉर्ड पार करते हुए वो जनता 1.4 बिलियन नेशन के जो जनता है वो उनको तरफ देख रही थी कि उनको राहत की सांस मिलेगी। देखिए, सैलरी क्लास के लिए अच्छा है, मैं इसकी सराहना करती हूँ, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, उधर सोचना चाहिए था ना। जो आप उनको राहत दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो परचेस करेंगे तो उनको तो टैक्स कट ही जाएगा ना। तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, इसका अफसोस है। और हमारे देश में 140 करोड़ आबादी है, जिसमें 9 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। बाकी के बारे में भी सोचना चाहिए था कि उनका क्या है, तो उस पर उस तरह से नहीं फोकस किया गया है। और तीसरी बात है कि बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं सोचा गया, नहीं तो ये जापान जैसी स्थिति होती जाएगी, क्योंकि बुजुर्गों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आजकल चूंकि तरह तरह की दवाएं निकल गई है, बीपी की, शुगर की, तो आयु बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो अपने करियर के कारण अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद भी नहीं करते और रहते भी नहीं है। तो ऐसे में उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, तो उनके लिए सोचना बहुत जरूरी था। और दूसरी बात, ये जो अर्बन चैलेंज फंड आया है, तो अर्बन चैलेंज फंड में क्या होता है कि जो पिछड़े राज्य हैं उनसे जो उम्मीद की जाती है कि आप इसको स्टार्ट करो, हम उसके बाद इतना पूरा हो जाए तो फिर हम उसमें इतना पेमेंट करेंगे, फिर आप कुछ काम करो, फिर हम पेमेंट करेंगे। तो ऑलरेडी जब उन पिछड़े राज्यों के पास उस तरह का फंड ही नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है कि वो उनके साथ तालमेल रख के अपना काम पूरा करे, तो उनको तो फंड आएगा नहीं, वो तो काम अधूरा रह जाएगा या उसमें वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जबकि जो पहले से ही ऐसे स्टेट्स जिनके पास काफी पैसे हैं और जो विकसित राज्य हैं, वो तो उसका पूरा लाभ उठाते जाएंगे। तो जो पिछड़े हैं वो और पिछड़े होते चले जाएंगे और जो आगे हैं वो और आगे होते चले जाएंगे। तो झारखंड जैसे राज्य के लिए मुझे लगता है इस पर कुछ सोचना चाहिए था, क्योंकि उनको पहले, जब झारखंड में इसके पहले की जो सरकार थी वो ट्रेजरी खाली करके गई थी, माइनस में थी, उससे बहुत मुश्किल से जूझ कर आगे बढ़े। सौतेला व्यवहार भी केंद्र करता है ऐसे राज्यों के साथ, तो ऐसे राज्यों को ध्यान में रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। बहुत खुशी की बात है, हमने पिछले साल भी देखा था कि बिहार को प्राथमिकता देते हुए बिहार का जो मगध का एरिया है उसमें इंडस्ट्रीज, गया को इंडस्ट्रियल नोड की तरह तैयार करने का बात किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का बात किया गया था। और इस साल फिर से एक बार बिहार को प्राथमिकता देते हुए इस बार बिहार के मिथिलांचल रीजन के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइनअप किए गए हैं। जैसे मखाना बोर्ड को स्थापित किया जाएगा, क्योंकि मखाना एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में बहुत ग्रो कर सकता है। तो मखाना बोर्ड को वहां पे एफपीओस के माध्यम से वहां पे मखाने की कल्टीवेशन की जाएगी, मखाना के जो खेती करते हैं उनको ट्रेन किया
जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट है उसको बिहार में सेटअप किया जाएगा। और सबसे जरूरी जो मिथिलांचल का एक ऐसा समस्या है, बाढ़ का समस्या, जो हम लोग हर साल वहां पे वो करोड़ों लोगों को वहां पे अफेक्ट करता है, उसके लिए कोसी कैनाल प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया गया, जैसे 50,000 हेक्टर ऑफ लैंड जो है उसको डायरेक्ट फायदा मिलेगा, उससे किसानों को वहां पे फायदा मिलेगा। इसके अलावा हम लोग हमेशा देखते हैं कि बिहार को सरकार प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ती है, बिहार उनकी प्रायोरिटी, और हर साल हर बार यही प्रयास करते हैं कि बिहार के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, बिहार की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। और एक महिला सांसद होने के नाते हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये बजट जो 4 पिलर पे स्थापित है, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का और गरीबों का, ये वो बजट है। इसके अलावा जो मिडिल क्लास है, इनकम टैक्स में उनको बहुत बड़ी राहत मिली है, 12 लाख एनुअल इनकम तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं होगा। इससे भी बिहार का जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में जो अगर आप ये देखें कि जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो बिहार का कम है, और उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा उन लोगों को जो ये टैक्स का जो कोटा है उसको जो बढ़ाया गया है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसे प्रदेशों में पड़ेगा जहां पे पर कैपिटा इनकम थोड़ा कम है, तो बिहार को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। बिहार के जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है उसको बढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे किसान को एमएसपी चाहिए था वो नहीं दिया। और न्यूक्लियर की बात की, हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं, गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है बिहार, दिल्ली, उसके लिए ये सब नजर आ रहा है। बिहार को विशेष दिख ही रहा है, साफ दिख रहा है, और कहीं किसी की कोई बात ही नहीं। हरियाणा को कुछ मिला नहीं। This is a holistic budget and this is a forward-looking budget, and this would be impacting the lives of all kinds of people, all segments of people in the country with a tremendous degree of positivity. I think everybody is happy about the budget. Everybody has something good for him or her. We are talking of the farmers, we are talking of women, we are talking of poor people, we are talking of the middle class, we are talking of the burgeoning youth population. And you heard Madam Nirmala Sitharaman talk about the overarching goal of Viksit Bharat by 2047. So keeping that particular target in view, that we have to make our country Viksit Bharat, developed nation by 2047. Everything has been done, everything has been designed to that end. So I think this is a great budget, and in the days to come, I am sure all the sectors will be growing, and this is a wonderful budget, and I don't think the critics will find any kind of problem with this budget. Up to 12 lakh income per year, whosoever is actually earning will not have to pay income tax. So the criticism against all of us is we are not doing anything for the middle class. But a lot of things have been done for the middle class, including focus on the ease of doing business. We are not just talking of enhancement of productivity. We are not just talking of enhancement of or accelerating growth rate. We are also talking of sharing the benefits of the growth. That will be ensured. So I think this is a extremely good budget. मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे लाने के लिए कोशिश की, और एक बार वापस हमें इस बजट में भी देखने के लिए मिला कि महिलाओं को आगे लाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से रहे या अन्य योजनाओं के माध्यम से, बैंक की योजनाओं के माध्यम से पूरा प्रावधान किया गया है कि हमारी लखपति दीदी की जो योजना मोदी जी ने पिछले कई सालों से चलाते आ रहे हैं, और आज उसका हमें फायदा भी दिखाई दे रहा है। खुद भी मैं हमेशा बात करती हूँ जब महिलाओं के साथ कि आज एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला का भी हम टर्नओवर देखें तो आज 2 करोड़ 3 करोड़ तक पहुंच रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्र की महिला आज खुद सेल्फ सफिशिएंट आज वो हो रही है, खुद सक्षम हो रही है, और इस देश को विकसित करने के लिए उसके माध्यम से एक छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से भी बहुत बड़ी अहम भूमिका हमें महिलाओं की देश की महिलाओं की देखने के लिए मिल रही है, और इस बजट में भी हमें वो देखने के लिए मिला है। जो हमने 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के लोगों ने लिया है, तो आज इस बजट के माध्यम से हमें वो भविष्य में पूरा होते दिखेगा।
मुख्यमंत्री भी है, युवाओं को भी ध्यान रखा गया है बजट में, ज्ञान जो किसान और यूथ, आप महाराष्ट्र से आते हैं, वहाँ किसान भी है और यूथ को लेकर के किसानों के लिए भी बहुत बड़ा प्रावधान इसमें किया गया है, खास करके जो हमारे महाराष्ट्र से हमेशा मांग रही कि कॉटन को लेके। आज हम देख सकते कॉटन पे भी काफी रिसर्च, कॉटन सीड पे काफी रिसर्च किया गया है कि जिसके माध्यम से आज किसानों का जो उत्पादन है वो डबल आएगा, किसानों को अच्छे क्वालिटी का कॉटन यहाँ पे उसके खेत में आएगा और उसे आमदनी में उसका ज्यादा फायदा मिलेगा, उसके प्रोसेसिंग का वैल्यू उसमें बढ़ेगा, इसके कारण किसानों को भी उसका फायदा होगा। आज फर्टिलाइजर की हम बात करते, यूरिया की हम बात करते, कई तरह यूरिया के बारे में हमेशा किसान बोलते कि यूरिया हमें क्वांटिटी में नहीं मिलता है, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि देश के चारों कोनों में यूरिया फर्टिलाइजर जो भी है उसकी फैक्ट्री का सेटअप हो रहा है कि जिसके माध्यम से कम समय में कम दाम में किसानों तक पूरा सफिशिएंट जितना उसे चाहिए उतना यूरिया भी आज उसे मिलेगा, फर्टिलाइजर भी मिलेगा, ऑर्गेनिक की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। तो एक हम बोल सकते हैं कि किसानों को एफपीओ जो फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसके माध्यम से किसानों को भी आगे लाने का पूरा प्रावधान इस बजट के माध्यम से हुआ है। और युवा जो है कि युवा भी हर सेक्टर में आगे बढ़े, फिर वो किसान मतलब खेती में भी आगे बढ़े, डिजिटल इंडिया में भी आगे बढ़े, मेक इन इंडिया में भी आगे बढ़े, इस देश के विकास में भी युवाओं का अहम भूमिका निभानी है, उसमें भी वो आगे बढ़े। इसके लिए इस बजट में प्रोविजन किया गया है कि जो युवाओं ने इनिशिएटिव लिया है एक प्रोजेक्ट करने के लिए, तो उसको बैंक के माध्यम से, सरकार के माध्यम से पूरा प्रावधान उसके लिए किया गया है। सबसे ज्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए, बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है, वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए। किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड, सो किसानों के विरुद्ध एक बजट था और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई, तो दुख है। देखिए, सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी को के प्रति आभार, 8वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प है उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का ये बजट है। और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा से नारी शक्ति पर विशेष ध्यान देते हैं, तो इस बजट में भी महिलाओं को फोकस किया गया है। और नारी शक्ति के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसमें जो 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को, SC/ST महिलाएं हैं, उससे फर्स्ट जो उद्यमी है प्रथम बार की, उनको 2 करोड़ तक टर्म लोन देने की बात, ये 5 वर्ष तक उनको किया गया है। उसके साथ जो हमारा मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुपोषण उन्मूलन की दिशा में ये बहुत ही अहम रखता है, तो इसमें भी इस क्षेत्र में भी 10 करोड़ लाभुकों को इसमें लाभ दिया जाएगा। और उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी, कृषि के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र को भी मजबूत किया जा रहा है और उसके साथ अन्य क्षेत्र में भी हम देखें तो उद्यमियों को और महिलाओं को खास करके विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।